तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत से, जहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता है और अश्वत्थामा पांडवों के वंश को पूरी तरह से समाप्त करने की जहाँ पे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र दागने के लिए उसका आवाहन कर रहे होते हैं। वो ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर भेज देते हैं, जिससे कि पूरे आकाश में घनघोर बिजली और बादल गरजने लगते हैं। ये देखते हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने महल से बाहर निकलती है और एक ही पल में वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ से जाकर टकरा जाता है। अश्वत्थामा के इस पाप के बाद और युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण रणभूमि में अश्वत्थामा से मिलने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा श्री कृष्ण पर वार कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे कि कृष्ण ने उनके पिता द्रोणाचार्य को बचाया नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसके पाप के लिए वो अपना सुदर्शन चक्र निकाले और उसको मार दे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु दंड नहीं, अश्वत्थामा तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक इसी पृथ्वी पर रहोगे और तुम्हें मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। अश्वत्थामा कहते हैं कि क्या उन्हें कभी भी प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलेगा। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना, पर अब तुम ही मुझे एक दिन बचाओगे। कलयुग शुरू होने वाला है और कली जरूर आएगा, तब मैं इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लूंगा, लेकिन कली मुझे जन्म लेने से रोक दे, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा और इसीलिए तुम्हें उस गर्भ की रक्षा करनी होगी जिसमें मैं जन्म लूंगा। यह कहकर अश्वत्थामा की मणि उसके सर से निकाल लेते हैं। फिर कहानी 6000 साल आगे शिफ्ट होती है, जब लगभग कलयुग का अंत आ ही गया होता है। हमें दिखा जाता है कि कुछ लोग एक वाहन में बैठकर इस दुनिया के आखिरी शहर काशी में जा रहे होते हैं। इस वाहन में बहुत सारे लोग होते हैं और एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है राया, और एक बूढ़ा इंसान भी होता है जिसका नाम होता है रोमी। रोमी काशी इसीलिए आया था क्योंकि उसने आसमान में एक नक्षत्र यानी कि एक तारा देखा था, जो कि आखिरी बार 6000 साल पहले दिखाई दिया था। और इस नक्षत्र का मतलब ये था कि भगवान यानी कि विष्णु जी का 10वां अवतार जन्म लेने वाले हैं। रोमी संभाला का ही होता है और रोमी जैसे और भी लोग काशी में होते हैं, और ये सब लोग खुद को रेबलस बोलते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और सुप्रीम यास्किन के खिलाफ होते हैं। रेबलस काशी के नीचे सीक्रेट टनल्स बनाकर रहते हैं और इसी में इनकी एक्टिविटीज करते हैं। और रोमी इसी टनल में जाता है क्योंकि वहां पर एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जिसका नाम दिव्या होता है, जिसको मृणाल ठाकुर ने प्ले किया है। रोमी को चेक करना था कि कहीं गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान तो नहीं, और चेक करने के लिए वो अपनी जेब से एक कवच निकालता है जिसमें एक मणि होती है, और वो कहता है कि जब वो मणि किसी के गर्भ के पास ले जाएगा और अगर ये मणि जली तो समझ लेना कि उस गर्भ में भगवान है। जैसे ही रोमी उस मणि को दिव्या के गर्भ के पास लाता है तो वो मणि जलती नहीं, जिसका मतलब था कि वो लड़की नहीं थी जिसके गर्भ में भगवान जन्म लेने वाले थे। तभी वहां पर कॉम्प्लेक्स के गार्ड आकर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से रोमी से वो मणि गिर जाती है और वो इस बच्चे के राया के पास चली जाती है। राया उस मणि को उठा लेता है और वो सब लोग वहां से भागने लगते हैं। बाकी रेबलस और राया तो वहां से बच निकल जाते हैं, लेकिन वो गार्ड रोमी और दिव्या को पकड़ के कॉम्प्लेक्स पर ले जाते हैं, जहां उन्हें कमांडर मानस को पेश करते हैं। कमांडर मानस दिव्या को देखकर कहता है कि ये लड़की अभी तक थी कहाँ और ये कॉम्प्लेक्स से बची कैसे है, और फिर वो गार्ड को आदेश देता है कि वो इसे ले जाए, लेकिन दिव्या साफ साफ मना कर देती है। बहुत फोर्स करने के बाद भी दिव्या लैब में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मानस उसको बेरहमी से वहीं पर मार देता है। फिर वो रोमी से पूछता है कि वो उसको संभाला की लोकेशन बता दे, लेकिन ऑफकोर्स वो मना कर देता है, जिसकी वजह से रोमी को भी वहीं पर मार देता है। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स की लैब्स दिखा जाते हैं, जहाँ पर दुनिया की सारी फर्टाइल लड़कियाँ यानी कि जो प्रेग्नेंट हो सकती है उनको वहाँ पर ले आया जाता है। इन लड़कियों को टेक्नोलॉजीज की मदद से इन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है और फिर हर महीने उन्हें चैम्बर में डाला जाता है, जहाँ उनके गर्भ से मशीन के थ्रू एक सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन इस सीरम एक्सट्रैक्ट प्रोसेस में अभी तक कोई भी लड़की 91 डे से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाई थी, जिसकी वजह से सीरम अच्छी से बन नहीं पा रही थी। और सुप्रीम यास्किन चाहता था कि सीरम कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़कियों का ही हो। जब उन लड़कियों के गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था तो वो लड़कियां मर जाती थी, और उन्होंने उस मशीन में ही एक सिस्टम फिट किया हुआ था कि जैसे ही लड़कियां मर जाए तो वो सीधे वहीं से पाइप के थ्रू आग के कुएं में गिर जाए और भस्म हो जाए। अभी तक का जो बेस्ट सीरम बन पाया था वो 91 डे वाला था, और कमांडर मानस को ये बात सुप्रीम यास्किन को बतानी थी और साथ में वो सीरम की बोतल भी ले जाना था। कमांडर मानस लैब्स के डॉक्टर से कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर मानस को एक सुझाव देता है कि वो उसको सुप्रीम यास्किन के पास ले चले, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि यास्किन को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और शायद तब जाकर वो एक अच्छा सीरम बना सके। कमांडर मानस डॉक्टर को सुप्रीम यास्किन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर और काउंसलर मानी के साथ सुप्रीम यास्किन के पास जाते हैं। सुप्रीम यास्किन बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रहा होता है। उसके शरीर से वायरस अटैक हुई थी जो कि उसे जिंदा रखती है, और इसी बुरी हालत से निकलने के लिए उसने ये प्रोजेक्ट का नाम सीरम एक्सट्रैक्ट प्रोजेक्ट चालू करवाया था।
यास्किन जब वो 19 डे वाला सीरम मांगता है तो डॉक्टर चालाकी से उस सीरम की बोतल को चेंज कर देता है और उसकी जगह पर यास्किन को कुछ और दे देता है, जिसकी वजह से यास्किन स्ट्रगल करने लगता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर वो वापस पानी से बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो उसके हाथों से डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। यास्किन उससे पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, तो डॉक्टर जवाब देता है कि अच्छाई के लिए। ये सुनते ही यास्किन की आंख से एक आंसू निकालता है और उसे डॉक्टर के मुंह पर डाल देता है, जिससे कि वो डॉक्टर वहीं पर तड़प कर मर जाता है। सुप्रीम यास्किन फिर से कमांडर मानस और काउंसलर बानी को इंस्ट्रक्ट देता है कि कम से कम 120 दिन वाले प्रेग्नेंट वाली लड़की का सीरम लेकर आओ, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के गार्ड बाकी रेबलर्स का पीछा कर रहे होते हैं जो कि उस टनल से बच के निकले थे। उसमें ऐसी एक के ऊपर 5000 यूनिट्स की बाउंड्री लगा दी जाती है और उसे भैरवा पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कॉम्प्लेक्स वालों को नहीं देता क्योंकि वो भैरवा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और उसे अपना गुरु मानता था। राया जो कि वहां से बचकर भागा था और काशी के एक दूर मंदिर में पहुंच जाता है और वहीं पर वो पत्ती में लपटे विशालकाय अश्वत्थामा को देखता है। तभी वहां पर कॉम्प्लेक्स का एक रॉबोट गार्ड पहुंच जाता है और वो राया पर हमला करने ही वाला होता है कि अश्वत्थामा उस रोबोट को उनकी लाठी से तोड़ देता है। अब कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियों का एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और उन्हीं में होती है दीपिका पादुकोण, जिनका नाम होता है समिति। वो भी सीरम एक्टन प्रोग्राम में होती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती थी। ये बात वो वहां पर एक लड़की को बताती है और उस पर विश्वास करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। मगर वहां पर एक गार्ड को पता चल जाता है कि समिति 5 महीने से प्रेग्नेंट है, और 5 महीने यानी कि 150 दिन, जिसका मतलब ये हुआ कि दीपिका के गर्भ में जो सीरम बनेगा वो सुप्रीम यास्किन के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम यास्किन सिर्फ 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़कियों का सीरम ही मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको 150 दिन वाली सीरम मिल रहा था। वो गार्ड समिति को पकड़ के कमांडर मानस को दे देता है और फिर समिति चैम्बर में डाल दी जाती है सीरम एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे ही सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो पूरी दुनिया में हलचल होने लगती है। अश्वत्थामा को कुछ एहसास होने लगता है और वो देखता है कि राया ने उसकी कमर पर जो मनी बांधी रखी हुई है और वो मनी हाथ में ले लेते हैं, तो पता चलता है कि ये वही मनी है जो कि श्री कृष्ण ने उनके सर से 6000 साल पहले निकाल ली थी। इसीलिए वो मनी को वापस उनके सर पर लगा लेते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स में लैब में सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं और समिति पाइप के थ्रू आग के कुएं में जाने लगती है। लेकिन तभी वो दूसरी लड़की जिसको समिति ने उनकी सारी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, वो उसके पाइप में आ जाती है और समिति को उसका हाथ पकड़कर बचा लेती है। वो कहती है कि वो एक रेबलर्स है और वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आई थी, लेकिन अब उसका टास्क समिति को बचाना है। वो समिति को टनल्स के थ्रू आगे भेजती है और फिर समिति अनजाने से लेजर लाइट्स पर पांव रख देती है और उन लेजर लाइट्स के ट्रैगर होते हैं और उस टनल में आग के एक्सप्रेशन निकलने लगते हैं। अब पीछे से उसको गार्ड्स पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, इसीलिए उसके पास कोई भी चारा नहीं होता आग में जाने के अलावा। आंख बंद करके वो आग के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके कपड़े पूरे तरह से जल जाते हैं, लेकिन वो सेफली टनल्स के दूसरे एंड पर पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। वहां पर उसको 2 लोग उठाते हैं और उसको ट्रक में ले जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये प्रेग्नेंट लड़की कोई तो स्पेशल है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसको कॉम्प्लेक्स से दूर सेफली संभाला लेकर जाएंगे। जब समिति को होश आता है तो वो खुद को उस ट्रक में पाती है। ट्रक में उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है कायरा, और कायरा ही होती है जो कि समिति को सुमति का नाम देती है। और वो सब लोग चैन से हंसते खेलते हुए संभाला जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सुमिति के ऊपर कॉम्प्लेक्स वालों ने 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी रखी है, जिसका मतलब ये था कि सारे बाउंटी हंटर सुमिति को लेने के लिए जरूर आएंगे। और होता भी ऐसा ही है। बाउंटी हंटर्स और कॉम्प्लेक्स के गार्ड ट्रक्स पर हमला कर देते हैं। कायरा अपने वेपन्स का यूज करती है और कुछ गार्ड्स को मार भी गिराती है, लेकिन आखिरी में वो खुद शहीद हो जाती है। उनका ट्रक भी तोड़फोड़ की वजह से खराब हो जाता है और सारे गार्ड्स उसको घेर लेते हैं। और तभी वहां पर एंट्री होता है अश्वत्थामा का, 8 फुट लंबे और भयंकर शक्तिशाली वाले। वो सभी को गिराते हैं, लेकिन 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी सुनकर भैरवा कैसे रोकने वाला था, इसीलिए वो भी बूझी को लेकर ट्रक के पीछे आ जाता है और उसे भी अश्वत्थामा की मार झेलनी पड़ती है। अश्वत्थामा गुस्से में बूझी को भी तोड़ देते हैं और भैरवा बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। फिर अश्वत्थामा भी उस ट्रक में सुमति के साथ बैठ जाते हैं और वो भी संभाला चले जाते हैं। संभाला में सुमिति का सभी लोग बहुत ही अच्छे तरह से स्वागत करते हैं और सुमति के आते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है, जो कि सदियों बाद हुई थी, इसीलिए सब लोग उसे माँ बुलाने लगते हैं। राया अश्वत्थामा से कहता है कि अब आपको भी वेपन्स का यूज कर लेनी चाहिए और अपनी लाठी को फेंक देना चाहिए। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि ये कोई आम लाठी नहीं है, बल्कि ये कभी लाठी थी ही नहीं।
ये उनके मित्र कर्ण का धनुष है, जिसकी शक्तियां तभी एक्टिवेट होगी जब कर्ण के हाथ से ये लगेगी। दूसरी तरफ भैरवा पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो पहली बार हारा था और बूझी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन वो रेबलस जो भैरवा की कैद में था, वो भैरवा से कहता है कि तुम हीरो हो और भैरवा तुम क्यों रेबलस के साथ मिल जाओ और सुप्रीम यास्किन के खिलाफ लड़ो। और वो उसे ये भी कहता है कि अगर वो रेबलस के साथ शामिल हो गया तो वो उसे लेकर संभाला जाएगा। वो रेबलस ये नहीं जानता था कि जो बाउंटी भैरवा ने हारी है वो संभाला में ही है। इसीलिए भैरवा सोचता है कि ठीक है, इसे बेवकूफ बनाकर और इसकी मदद लेकर वो संभाला तक पहुंच जाएगा, जहां वो अश्वत्थामा से बदला भी ले लेगा और सुमति को भी उठा लेगा। अब उसके जीवन में फिर से मोटिवेशन आ गया था और वो उसकी सारी यूनिट्स बूझी पर लगा देता है और उसको बहुत ही ज्यादा हाईली अपग्रेड कर लेता है। फिर अगले दिन वो उस रेबलस के साथ बूझी में बैठकर संभाला जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो रेबलस को बेहोश कर देता है और उसके बाद अश्वत्थामा के सामने जाता है। लेकिन भैरवा ने अश्वत्थामा बन के ही उसके डुप्लीकेट पैक का यूज करके अश्वत्थामा का फेस ले लिया था। लेकिन फेस लेने से मतलब नहीं होता, क्योंकि अश्वत्थामा जितना शक्तिशाली भी होना चाहिए। अश्वत्थामा एक बार फिर से उसको आसानी से हरा देते हैं। भैरवा उसके फॉर्म में वापस आ जाता है। तभी बूझी अश्वत्थामा पर मिसाइल से अटैक करती है, लेकिन अश्वत्थामा उस मिसाइल को पकड़कर बूझी पर ही फेंक देते हैं और इसके बाद भैरवा बूझी में बैठता है और रोबोट में तब्दील हो जाता है। बीच क्योंकि बाउंटी हंटर ने उस ट्रक पर एक ट्रैकर लगा दिया था, तो उस ट्रैकर को ट्रैक करके कमांडर मानस उसकी फौज लेकर संभाला पर अटैक कर देता है। सुमति को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो बाहर ना निकले, लेकिन वो दूसरे की मदद करने के लिए बाहर निकल आती है और एक धक्का लगने की वजह से वो ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। अश्वत्थामा उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका हाथ फिसल जाता है और सुमति का हाथ छूट जाता है। सबको लगने लगता है कि शायद अब सुमति नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी भैरवा की एंट्री होती है और उसको बचाने के लिए वो छलांग लगा देता है। वो सुमति का हाथ पकड़ लेता है और अश्वत्थामा उसको पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा दोनों को ऊपर खींचने लगते हैं और भैरवा को जोर से पंच मारते हैं, जिससे भैरवा बेहोश हो जाता है। फिर कमांडर मानस अश्वत्थामा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाल में जकड़ लेते हैं और अश्वत्थामा अब मूव भी नहीं कर पा रहे थे। कमांडर मानस सुमति को साथ में लेकर कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वही लाठी भैरवा के हाथ में आ जाती है जो कि अश्वत्थामा के हाथ में होती थी। और जैसे ही वो लाठी भैरवा के हाथ में आती है तो उस लाठी में कुछ पावर्स आ जाते हैं और पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि भैरवा ही पिछले जन्म में कर्ण था। और उसके हाथ में वो लाठी आते ही भैरवा के पास एक अलग सी पावर आ जाती है, जिससे कि वो उस पावर की मदद से कमांडर मानस को मार देता है और सुमति को बचाकर फिर नीचे आ जाता है। तभी बुझी उससे 1 मिलियन बॉन्टे के बारे में बताती है और फिर वो भूल जाता है और सुमति को साथ में पकड़कर कॉम्प्लेक्स में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अश्वत्थामा अपनी जाल को तोड़ लेता है और वो रोकता है, बट वो भैरवा को नहीं रोक पाता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुप्रीम यास्किन को, जो कि 1 बूंद वही सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पास अजीबोगरीब पावर भी आ जाती है। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।